तो हम बात कर रहे थे कि प्लानिंग पैकेज दिखने में कैसा लगता है, जो कि आपकी पहली ड्यूटी होगी एज ए प्लानिंग इंजीनियर। तो उस पर हम आ जाते हैं कि वो किस तरह का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपके प्लानिंग पैकेज का पार्ट होती हैं। आपने जब एक स्केड्यूल बना लिया तो उसकी एक समरी शो कर देंगे, दैट इज़ अ बेस लाइन समरी। ठीक है। दूसरा जो है, एक डिटेल बेस लाइन शो कर देते हैं। डिटेल बेसलाइन क्या होती है कि आपका उसमें हर एक्टिविटी शो होती है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। और जो आपकी समरी है उसमें सिर्फ WBS शो करवाते हैं। फिर क्रिटिकल पाथ है कि आपका जो क्रिटिकल पाथ है क्या वो लॉजिकल है कि नहीं है। बिकॉज अगर तो अब क्रिटिकल पाथ ठीक नहीं बना हुआ, आपने लॉजिक लिंक्स ठीक नहीं बनाए हुए, योर स्केड्यूल विल बी रिजेक्टेड। तो आपका जो भी प्लानिंग पैकेज है वो सबमिट होता है टू द कंसल्टेंट फॉर द अप्रूवल। ठीक है। तो अगर उसका क्रिटिकल पाथ सही नहीं है तो इट विल बी रिजेक्टेड। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि आपका क्रिटिकल पाथ किस तरह का होना चाहिए। ऑयल एंड गैस फील्ड में क्रिटिकल पाथ किस तरह का होना चाहिए, बिल्डिंग्स में कैसा होना चाहिए, एयरपोर्ट्स में कैसा होना चाहिए, और रोड्स के प्रोजेक्ट्स में कैसा होना चाहिए। ठीक है। एंड देन हमारे पास कुछ मंथली चार्ट्स होते हैं, वीकली प्रोक्यूरमेंट ट्रैकर, नैरेटिव रिपोर्ट्स, और फिर इंजीनियरिंग ट्रैकर्स हमारे पास आ जाते हैं। जी आपको आवाज़ नहीं आ रही तलहा तारिक, प्लीज़ चेक योर माइक। बाकी लोग प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि आई गेस सबको आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, आपके साथ सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शेयर किए जाएंगे, ताकि आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। और इसमें जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी रह जाएगी। ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितनी चीज़ें कवर कर लेंगे इस कोर्स के अंदर। बट हमारे पास अब दो तरह के सिनेरियोज हैं, आपने मुझे नेक्स्ट सेशन में सोच के बताना है। फर्स्ट सिनेरियो इज़ कि हम चीज़ों को काफ़ी तसल्ली से आराम से करें, और जो हमारे एंड वाले सेशन होंगे उसको हम थोड़ा सा स्पीड से कर लें, जो कि मैं हर सेशन में पहले ही बात बताता हूँ। दूसरा, कि हम शुरू से ही अपनी ये स्पीड रखें कि हर सेशन को ही एक ऑप्टिमम टाइम मिल जाए, और हमारा सिलेबस जो है वो टाइमली ख़त्म हो जाए। लास्ट सेशन में भी ऐसे ही हुआ था, कि हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, और एंड पे जाके हमने थोड़ी सी स्पीड लगाई थी, और फिर आखिरी सेशन के अंदर लोगों को मसला हुआ था। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपकी क्या चॉइस है, हम उस तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेंट का अपना एक वे ऑफ लर्निंग होता है कि जिसको वो लेके चला जाते हैं। ठीक है। तो ये आप मुझे अगले सेशन में बता देना। तो ये आपका स्केड्यूल है जिसको हम कहते हैं समरी। इसमें आपके सिर्फ WBS शो होंगे। फिर ये आपका डिटेल स्केड्यूल आ गया, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक्टिविटीज़ और उनके जो भी डेट्स आई हैं, फिनिश डेट, स्टार्ट डेट, ओरिजिन, ड्यूरेशन, ये शो हो जाएंगी। प्राइमरी इज नॉट अ डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर, बट मेन डिफिकल्ट थिंग कि आपने अपना माइंडसेट एज अ प्लानिंग इंजीनियर बना लेना है। एवरीथिंग इज अबाउट माइंडसेट। प्राइमरी, पावर BI और रिविट, दे आर जस्ट द टूल्स। लेकिन अगर आपका माइंड जो है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया कि जो प्लानिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो फिर आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो मैं आपका पहले माइंड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं लेके जा रहा, क्योंकि आगे जाके चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो अगर आपका माइंड पहले डेवलप हो चुका है तो आपको उस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जॉर्व करने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। तो ये जो है पूरा एक बेसलाइन स्केड्यूल है इस प्रोजेक्ट का। हम इसके नीचे जाते हैं डायरेक्टली, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस पर लेके चलता हूँ। इस तरह ही एक उसका पार्ट हो जाता है कि हमारे पास रिसोर्स कैलकुलेशन शीट किस तरह बनी, क्योंकि वेन एवर वी लोड एनी रिसोर्सेज, तो उसकी आपको एक बैकअप शीट भी देनी होती है टू द कंसल्टेंट। अगर आप कंसल्टेंट में हैं तो आपने इस शीट में क्या चीज़ें चेक करनी है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं तो आपने इस शीट को कैसे बनाना है, हमारे पास मैन डेज क्या होते हैं, मशीन आवर्स कहाँ से निकालते हैं, आपके साथ हर चीज़ शेयर की जाएगी। एंड एट द एंड अगर आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस प्लानिंग पैकेज। और प्लानिंग पैकेज जो है वो आपका 90% ऑफ द वर्क है प्लानिंग इंजीनियर का। ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते चले जाएं। फिर एस कर्व क्या होती है, आपको एक परसेंटेज की फॉर्म में आंसर आ जाता है। लेट सपोज का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और वो कोई 3 इयर्स का था, और आफ्टर 6 मंथ अब आपको चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना परसेंट हो जाना चाहिए था। तो आफ्टर 3 मंथ्स आपका प्रोजेक्ट जो है वो 21.9% हो जाना चाहिए था। और एक्चुअली कितना हुआ, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा डिले था या फिर अहेड में गया स्केजुअल। तो उसके ऊपर हम फिर एक अपना
एनालिसिस कर लेते हैं। सिमिलरली आपका जो कैश फ्लोज हैं वो भी अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि कैश फ्लोज आपको कितनी रिक्वायरमेंट है मंथली बेसिस के ऊपर, और कितना आपका कैश फ्लो लग गया। कैश फ्लो में हम ईवीएम को पढ़ेंगे डिटेल में कि आपकी अर्न वैल्यू, प्लान वैल्यू, सीपीआई एसपीआई क्या होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग नाउ, क्योंकि ये आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है फिलहाल। फिर मैन पावर हिस्टोग्राम कि आपने कितनी लेबर को जो है वो लगाना है। अक्सर जो है ये इश्यूज आते हैं कि आपने लेबर को कैलकुलेट करना होता है कि फॉर द ईयर, जैसा जैसा आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा आपकी लेबर कितनी होनी चाहिए। तो ये सब जो लेबर्स हैं ये भी हम प्राइमेरा से ही एक्सपेक्ट करवाते हैं, बट हमें पहले एक एक्यूरेट रिसोर्स लोडिंग करनी होती है। फिर आपके इक्विपमेंट हिस्टोग्राम आता है कि आपने कितने इक्विपमेंट लगाने हैं विद द टाइम। फिर आपकी एस कर्व आती हैं। एस कर्व दो तरह की होती हैं। वन इज़ द फाइनेंशियल एस कर्व एंड अदर इज़ द मैन पावर एस कर्व, जिसको हम फिजिकल एस कर्व भी कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है और हम इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे और कौन सा यूज़ नहीं करेंगे, या हम क्या दोनों यूज़ करेंगे, इस पर भी हम अंडरस्टैंडिंग जब बना लेंगे फिर डिस्कशन के फेज़ में आ सकते हैं। इसलिए आपका इक्विपमेंट आ चुका है और ये आपका प्रोक्योरमेंट ट्रैकर है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो मेन प्रोजेक्ट की जान है वो आपका प्रोक्योरमेंट ट्रैकर होता है या प्रोक्योरमेंट स्केड्यूल होता है। जितनी भी आपकी आइटम्स हैं जो कि इंपोर्ट करनी है यूजली इसमें वही लिखी जाती हैं ताकि उनकी इंपोर्ट का प्रोसीजर स्टार्ट करवाया जाए। ये आपका स्टार्ट होगा कि अपने मटेरियल को किस टाइम पे फाइनलाइज करना है, कब सबमिटल जमा करवाना है, कब अप्रूवल होगा, पीओ इशू कब करना है, और आपकी जो प्रपोज्ड कंपनीज हैं, वेंडर्स हैं, वो कौन से हैं, और किस टाइम पे मटेरियल साइट पे पहुंचेगा। तो अगर आपका मटेरियल लेट पहुंच रहा है तो प्रोजेक्ट आपका लेट खत्म होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोक्योरमेंट स्केड्यूल भी बनाना है, और हम इस चीज़ के ऊपर भी बनाएंगे। और एक ओवरव्यू आ गया है इसी प्रोजेक्ट का कि या बाकी नरेटिव रिपोर्ट का ये पार्ट है कि जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की समरी है, बैकग्राउंड है, ओवरव्यू है आपकी। फिर कि आपने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की वो क्या यूज़ की, आपने जो प्रोग्राम बनाया उसमें आपका WBS क्या था, एक्टिविटी की आईटी स्ट्रक्चर क्या था, कैलेंडर कौन सा चूज़ किया आपने, और हिस्टोग्राम हमने देख लिया, कैश फ्लो भी देख लिया, और अटैचमेंट्स आपको मैं मज़ीद भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली दिस वाज अ प्रोजेक्ट। हम इसको चलेंगे डिटेल में और डिस्कस भी कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक एयरपोर्ट की एक्सपेंशन होनी थी और एक न्यू एयरपोर्ट का टर्मिनल बनना था। ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं उसके ऊपर हम आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। फिर आपकी मज़ीद डिटेल्स आपने इसमें लिख देनी है। सो दिस इज़ द नैरेटिव रिपोर्ट। आपने दिखा दिया कि आपने कौन सा कैलेंडर यूज़ किया, आपने प्रोजेक्ट के चेक्स कैसे लगाए। ठीक है, और देर आर डिफरेंट सेटिंग्स इन द प्राइमरी एज वेल, और आपकी लॉग फाइल के अंदर क्या स्टेटस शो हो रहा है, और फिर आपकी मजीद कर्ज आ जाती हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट नैरेटिव रिपोर्ट, जो कि पहला काम है किसी भी प्लानिंग इंजीनियर का। तो अगर आपको ये काम आ जाता है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज हम इसमें प्रैक्टिकल के साथ इंटरव्यू की चीज़ों को भी स्टडी कर रहे होंगे, और आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम साथ इसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल गो टू द डिले एनालिसिस, जो कि हमारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसकी बेसिस फिटिक के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और कौन सा रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर डिले एनालिसिस। एंड देन पावर बीआई में आप किस तरह डैशबोर्ड्स बनाएंगे एंड मैनी अदर थिंग्स इंक्लूडिंग रिविट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे प्राइमेवेरा का सेशन, कि प्राइमेवेरा के अंदर आप कैसे एक्टिविटीज़ को डालते हैं, उसके हम डिफरेंट फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं प्राइमेवेरा खोल भी लेता हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू उसका मिल जाए, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको भी देख लें। तो ये एक प्राइमेवेरा का इंटरफेस है जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। हम हर ऑप्शन के ऊपर आएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड की बेसिस के ऊपर। जो एडवांस ऑप्शन हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके ऊपर आ जाएंगे, बट हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पहले अपने अपना ईपीएस बना लिया, आपने अपना प्रोजेक्ट बना दिया, डब्ल्यूबीएस बनाने के बाद एक्टिविटीज़ को डाल दिया, एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन सेट करने के बाद उनको लिंक लगाया, और आपने एक स्केड्यूल बना दिया। स्केड्यूल बनाने के बाद आपके पास फिर डिफरेंट ऑप्शंस भी शो हो जाते हैं। मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, लेट्स सपोज के ये एक प्रोजेक्ट खोल लिया। अब ये प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप भी ये बनाना सीख जाएंगे। तो ये आपके प्रेफरेंसेस के ऑप्शन हैं, बेस लाइन, हम इन सब के ऊपर आएंगे बारी बारी। आपने एक बार सब ऑप्शंस को आज की अपनी असाइनमेंट के अंदर जब आप प्राइमरी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने इन सब ऑप्शंस को बारी बारी नोट डाउन भी करना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जब आपने एक प्राइमरी का स्केड्यूल बना दिया है तो आपने उस पर 14 पॉइंट DCA में चेक लगाना है। जिस तरह हम कोई भी एक डिज़ाइन करते हैं, हम ASTM, ASTO या डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए कोई भी एक फैसिलिटी का डिज़ाइन करते हैं, उस तरह ही आपका जो स्केड्यूल है उसका भी चेक करने का एक कोड है, जो कि 14 पॉइंट DCMA के डिफरेंट 14 पॉइंट्स पर एक कोड बना हुआ है, कि जिसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या क्वालिटी वाइज ठीक बना है, हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है, जो हमारा स्केड्यूल है क्या वो एप्लीकेबल है या उसमें कोई मसले मसाइल हैं। तो हम सब इन चीज़ों को देख के
डिसाइड करते हैं कि हमारा जो स्केड्यूल है वो कितना एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर आ रहा है। आपके इसमें डिफरेंट चेक्स हैं, लॉजिक, नेगेटिव लैग्स, पॉजिटिव लैग्स, लॉन्ग लीड, रिलेशनशिप टाइप, कंस्ट्रेंट्स, फ्रूट्स। हम इन सब के ऊपर आएंगे, डोंट वरी। और इसको हम जब बनाएंगे स्केड्यूल तो हम अपने ही स्केड्यूल के ऊपर ही चेक लगा लेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। तो आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिखा देता हूँ। हम मज़ीद इसके ऊपर चलते जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका पहला टैब है, जो कि आपको प्रोजेक्ट्स का टैब शो हो रहा है। जो प्रोजेक्ट्स का टैब है इसमें क्या आपको शो होगा कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं प्राइमेरा के अंदर वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेट सपोज कि हमारा एक होटल का एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड करूँगा ताकि आपको दुश्वारी ना हो। तो आपका जो है एक फोल्डर है होटल्स के नाम से, उसके अंदर आपके 4 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। इस तरह ही एक रिकवरी स्केड्यूल के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर 2 स्केड्यूल्स पड़े हुए हैं। इस तरह आपके मजीद फोल्डर्स भी बने हुए हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स की टैब में अवेलेबल हैं और जो आपको ये फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ईपीएस, जो कि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके दो डेफिनेशंस हैं, एक तो वो है कि जो हम थेरेटिकली पढ़ेंगे और एक वो है जो प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा। तो प्रैक्टिकली तौर पे प्राइमेरा के अंदर ये सिंपल एक फोल्डर्स हैं जिसके अंदर आपने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डाल दिया। जिस तरह आपके डेस्कटॉप सिस्टम में या आपकी किसी भी ड्राइव के अंदर मजीद फोल्डर्स होते हैं, आपने एक फोल्डर का नाम रखा हुआ है ऑफिस डाटा और एक आपने रखा हुआ है फ्रीलांस डाटा। और ऑफिस डाटा के अंदर आपके पास 4 तरह के अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपने 4 अलग तरीके से फोल्डर्स बनाए हुए हैं। तो आपने जो फोल्डर सिस्टम की अरेंजमेंट की है, दैट इज़ बेसिकली द ईपीएस, जो कि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। प्राइमेरा के अंदर इट इज़ जस्ट अ फोल्डर सिस्टम अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अगर इसकी हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। ठीक है, तो ईपीएस की बाय डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको यूँ बता सकते हैं कि ईपीएस से इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक सिंपल डेफिनेशन के कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज कॉल्ड प्रोग्राम, और कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम मेक्स एन इंटरप्राइज। तो जो इंटरप्राइज है इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम्स के अंदर फिर डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। मैं आपको इसकी एक ट्यूटोरियल फॉर्म में भी शो कर देता हूँ किस तरीके से आपको ये नज़र आएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल को हम आगे मूव करते हैं ताकि आपकी ईपीएस की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ईपीएस किस तरीके से आपका बनता है। लेट सपोज आपकी कोई भी एक कंपनी है, हम कह लेते हैं कि आपकी कंपनी जैकॉब्स है। अब इनके जो है वो हर रीजन में या हर कंट्री के अंदर ही कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड इट बाय द ईस्टर्न रीजन, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेस्टर्न रीजन। ठीक है, तो अब जेकब्स के अंदर हमने 2 रीजन्स बना दिए। अब ईस्टर्न रीजन में ये डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो बिल्डिंग्स के इनके प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ जो हैं वो इनके ऑयल एंड गैस के हैं। ये बेसिकली डू द प्लानिंग, ये प्लानिंग के पॉइंटर्स हैं। और आपको अगर यहाँ पे भी जॉब चाहिए तो आपको कम से कम मास्टर्स करना लाजमी है, अलॉन्ग विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एयरपोर्ट की भी होनी है। अब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि मैरियट की है। कोई एक प्रोजेक्ट बन रहा है इमार का, वो भी इनके पास है। या इस तरह कोई भी हम एबीसी बिल्डिंग कह सकते हैं। तो अब ये जो आपके पास हमने एक स्ट्रक्चर शो हो गया, इसके अंदर हमें क्या फ़ायदा हुआ? आप लोगों से मुझे इसमें चैट बॉक्स के अंदर रिस्पांस चाहिए होगा कि हमारा जैकब्स है, हमने जैकब्स की एक इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया कि ईस्टर्न रीजन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वेस्टर्न में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ईस्टर्न में इनके 3 तरह के प्रोजेक्ट्स अगर फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं, ऑयल एंड गैस, बिल्डिंग और एयरपोर्ट। और बिल्डिंग के अंदर आपके ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि मुझे आप ईस्टर्न रीजन में इमार प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बताएं, ठीक है, तो आप वो कैसे प्रोग्रेस बताएंगे? बिकॉज व्हेन यू हैव नंबर ऑफ स्केजुअल्स, तो जिसको हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड ईपीपीएम मॉडल, तो उस केस के अंदर आपके पास मल्टीपल स्केजुअल्स होते हैं जो कि एक ही प्राइवेरा के अंदर बने होते हैं, जो कि आपस में लिंक भी होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे आप बताएं कि इमार का प्रोजेक्ट जो कि ईस्टर्न रीजन में उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो आपको पता है कि मैंने ईस्टर्न रीजन का ईपीएस में जाना है, उसके बाद मैंने बिल्डिंग के ईपीएस में जाना है, उसके बाद मैंने इमार का प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो आपको एक्सेसिबिलिटी ईजी हो चुकी है। लेट सपोज कि वेस्टर्न रीजन के अंदर भी कोई प्रोजेक्ट्स थे बिल्डिंग के, और यहाँ पे इनके बिल्डिंग के अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, तो वो मुझे कहते हैं कि आप बताएं वेस्टर्न रीजन में बिल्डिंग कोड 101 की क्या प्रोग्रेस है। तो आपको पता है कि मैंने वेस्ट में जाना है, बिल्डिंग्स में जाना है, और वहाँ जाके मुझे प्रोजेक्ट 101 मिल जाएगा। तो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का जो मेन फ़ायदा है कि आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन में इस आसानी हो जाती है, आपको प्रोजेक्ट को ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो इसका मेनली फ़ायदा ये है, जो कि मैंने बात की थी कि फोल्डर सिस्टम है। अगर आपके फोल्डर सिस्टम सही से बने हुए हैं तो आपको प्रोजेक्ट को लोकेट करने में आसानी हो जाएगी जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाएं एट द सेम टाइम।
ठीक है, तो ये ही इसकी एक स्लाइड बना दी। स्लाइड्स में इसलिए साथ बना देता हूँ ताकि आपको मैं ये जब पीडीएफ फाइल में भेजूँ तो आपको याद आ जाए कि हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। तो वही चीज़ है कि हमारे पास कोई कंपनी एबीसी है, और उसके फिर नीचे ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स हैं, हम और भी रीजन्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर हमने इन द बिल्डिंग वाइज हमने उनको अरेंज कर दिया। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास ईजी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हो जाती है। ठीक है, फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वी नीड ईच प्रोजेक्ट टू बी प्लेस्ड इन द यूनिक hierarchical order. It will be easy to track the project which fall under the same category. आपने कोई प्रोजेक्ट ट्रैक करना है, आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग का था या ऑयल एंड गैस का था, और ईस्ट में था, तो आपको इजीली एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। इसलिए ईपीएस बनाए जाते हैं, और इसकी जो थ्योरेटिकल बेस है वो मैंने आपको बता दी है। सो सबसे पहले हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वी गो टू द ईपीएस। ठीक है, तो नासिर कह रहे हैं कि ईपीएस मी इज इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ लॉग्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जी, आप इसको लॉग ऑफ आवर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे, तो आप इसको लॉग ऑफ प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं। अपनी लैंग्वेज आप कुछ भी कह सकते हैं, बट द मेन थिंग कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि वो किस तरीके से हमने ईपीएस को देखा। अगर हम मूव करते हैं ईपीएस के अंदर ही और देखते हैं कि प्राइमवेरा के अंदर ईपीएस को वो किस तरीके से ले रहा है, तो लेट्स सी। अब ये हमारे पास वही आगे फोल्डर्स, जो कि प्रोजेक्ट का लॉग भी आप कह सकते हैं, या फिर आपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल मैंने किया, ये हमारे पास होटल के प्रोजेक्ट्स थे, इसमें स्विमिंग पूल्स थे, इसमें सब रिकवरी स्केड्यूल थे, इसमें डिले एनालिसिस पड़ा हुआ था, उसके अंदर कुछ और प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो लेट्स सपोज हम अभी जो है अपना एक ईपीएस बनाते हैं। लेट्स सी कि ईपीएस बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कोई भी स्केड्यूल बनाने से पहले। तो जब आप एक प्रोजेक्ट्स की टैब में खड़े होंगे, जिस तरह कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स की टैब के अंदर मौजूद हैं, और जब मैं प्रोजेक्ट्स की टैब में मौजूद हूँ और मैं प्लस का बटन दबा दूँ, जो कि आपको साइड पे शो हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा एक प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी और टैब में हूँ और फिर मैं प्लस का बटन प्रेस कर दूंगा, तो फिर हमारा वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी जिसकी टैब में मैं मौजूद हूँ। अभी फिलहाल मैं प्रोजेक्ट्स की टैब में मौजूद हूँ, तो अगर मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो आपका एक नया ईपीएस आ जाएगा। वो कह रहे हैं सेलेक्ट ई, आपका नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हम एक पहले ईपीएस बना लें, बिकॉज हम प्रोजेक्ट्स की टैब में थे, हमने प्रोजेक्ट को क्लिक किया तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। बट आई वांट कि मैं ईपीएस क्रिएट कर दूँ। ईपीएस के लिए आप जाएंगे इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, ऊपर इंटरप्राइज पे क्लिक करेंगे, ईपीएस पे क्लिक कर देंगे, आपको सब ईपीएस यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक नया ईपीएस बना लेता हूँ, और उसका नाम रख देते हैं हम बैच 33। अब जितने भी हमारे होंगे स्केजुअल्स वो मैं सब बैच 33 के अंदर डाल दूंगा, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एज अ फोल्डर सिस्टम एक्ट कर रहा होता है। बेशक इसकी बाय डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हमने एक अपनी इंटरप्राइज के प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है रिस्पेक्टिव ऑन द रीजन्स, लेकिन ये फोल्डर सिस्टम भी है, तो आप इसको किस तरह भी यूज़ करें, इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो हमने एक नया ईपीएस जनरेट कर दिया बैच 33 के नाम से। दिस स्टेप इसमें इतना ही है कि आपने ईपीएस को कैसे बनाना है। आप इंटरप्राइज में गए, आपने इंटरप्राइज खोल लिया, और वहाँ से जाके आपने इसको ऐड कर लिया, और यहाँ से आपका ईपीएस बन गया। तो हमारे प्राइमवेरा का जो पहला स्टेप था वो ईपीएस प्रेपरेशन था, जो कि आपका यहाँ पे हो चुका है। प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि अगर आपको ईपीएस कैसे क्रिएट करना है समझ आ चुकी है, ताकि मैं आगे मूव करूँ। मैं ये वक्तन बवक्तन इसलिए पूछता रहता हूँ ताकि जो लर्निंग है वो सबकी एक साथ ही हो। और बिलीव मी, इन आवर प्रीवियस सेशन हमारी 95% लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, और सिर्फ 5% नहीं करवा सके थे कुछ रीजंस की वजह से। तो इसलिए जब आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। एंड दिस विल बी अ टू वे सेशन, ना कि वन वे सेशन, क्योंकि किसी का भी क्वेश्चन आता है मैं उसको फ़ौरन से पढ़ लेता हूँ, और अगर तो वो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर उसका जवाब दिया जाता है। अदरवाइज जब वो टॉपिक आता है तभी उसका डिज़ाइन या आंसर दिया जाता है। तो ये मोहित हसन कह रहे हैं कि ईपीएस की समझ आ चुकी है। जी थैंक यू लॉर्ड अब्दुल्ला। तो ये आपका ईपीएस बन गया। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप इन द प्राइमवेरा। अब हम आगे मूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने बात की थी कि हमारा जो पहला टास्क है कि आपका जो माइंड सेट है वो हमने प्लानिंग की तरफ मूव करना है, कि प्लानिंग इंजीनियर क्या सोचता है और उसने किस तरीके से आगे चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो प्लानिंग इंजीनियर की सोच है वही सेम आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की भी सोच होती है। एंड अक्सर जो है वो प्लानिंग इंजीनियर को या प्लानिंग सीनियर प्लानिंग इंजीनियर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर का राइट हैंड समझा जाता है, क्योंकि जितनी भी वर्किंग कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली जो है वो ओनर ऑफ द कंपनी या जीएम या प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि उस कंपनी का या उस साइट का इंचार्ज है, वो डायरेक्टली उन चीज़ों को डील करता है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लू एंड वाइट टैब। ब्लू एंड वाइट टैब के ऊपर आते हैं अपने ईपीएस के अंदर। जो आपकी ब्लू टैब्स हैं ये आपको फोल्डर शो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इनको क्लोज करता हूँ तो ये सब आपके फोल्डर शो कर रहे हैं। एक होटल्स का फोल्डर है, एक स्विमिंग पूल्स का फोल्डर है, एक रिकवरी स्केड्यूल का फोल्डर है। तो ये फोल्डर है, और इसको हम ईपीएस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपका ईपीएस जो है दैट इज़ द फोल्डरिंग सिस्टम इन योर प्राइमवेरा, कि आपने किस फोल्डर में कौन सा प्रोजेक्ट डालना है
वो आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। अगर आपने कोई नया फोल्डर बनाना हो या आपने कोई नया ईपीएस जनरेट करना हो, तो आप एंटरप्राइज की टैब में जाएंगे, यहाँ जाके आप क्लिक करेंगे एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, आपका ईपीएस जितने भी यहाँ पे थे आपको सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। और जब भी आप कोई नया ईपीएस ऐड करना चाहेंगे, आप यहाँ से कोई भी ईपीएस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि कोई भी नाम दिए तो आपका जो है वो एक नया ईपीएस बन गया। आप यहाँ से ईपीएस की हायरार्की को चेंज कर सकते हैं, और इन एरो को यूज़ करते हुए यहाँ मैं इसको बैक लेके जा सकता हूँ, यहाँ इसके अंदर लेके जा सकता हूँ, इसको ऊपर मूव करना है तो मैं इसको ऊपर भी मूव कर सकता हूँ। सो वी कैन यूज़ दीज एरोस, जिसकी वजह से हम ईपीएस की हायरार्की या उसकी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जी, जिनकी जो है वो चैट डिसेबल है, मुझे आप मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप व्हाट्सएप पे करें या वैसे चैट बॉक्स में करें, बात एक ही है। तो इट डिपेंड्स कि आपको लिखने में कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है। तो जिसकी चैट बॉक्स बंद है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ईपीएस, आई होप कि आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी। अगर मैं किसी ईपीएस को खोलता हूँ तो उसके अंदर मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स शो होंगे। तो इसका जो है वो बैकग्राउंड वाइट है, उसका बैकग्राउंड ब्लू है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतना इशू नहीं है, दोनों चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। If there is any initial setting when we open the program, like tab setting, placing setting related to interface ready to use after installation। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको इस सेशन के बाद एक फ़ाइल भेज दूंगा जो कि लेआउट की फ़ाइल होती है। अगर आप उस लेआउट को डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो सेटअप है वो वही आ जाएगा जो कि आपको चाहिए, आपको शुरू से नहीं करना पड़ेगा। बट मैं आपको नहीं भेजूंगा क्योंकि आई वांट कि आप खुद जो है वो देखें कि ये सेटअप किस तरह बनता है, सेटिंग कैसे करनी है, ताकि आपको बाद में इशू ना हो। ठीक है, अगर आपसे तब भी नहीं होता तो फिर हम इसको कल कर लेंगे। आपने मुझे बता देना है कि आपसे सेटिंग ये नहीं हुई, हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना इशू नहीं है। हर चीज़ मैं आपसे ही करवाऊंगा, यहाँ पे सामने करूँगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सेशन को बाकी सेशन से डिफरेंट बनाती है कि यहाँ पे हर चीज़ करके दिखाई जाती है, ना कि बता के की जाती है। तो इसलिए आपने इनको लेके चलना है। तो ये हो गया ईपीएस। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की टैब में हूँ, जैसे मैंने बताया हो, मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, प्लस को क्लिक करूँगा तो हमारा प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कि मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपना आज के दिन ही। तो अगर मैं प्रोजेक्ट्स की टैब में हूँ, मैंने अगर प्लस का बटन दबाया तो मेरे पास से एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा। वो ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और कह रहे हैं सेलेक्ट ईपीएस के आपने किस फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट को डालना है। तो आपने इसको फोल्डर नहीं कहना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। आपने इसको ईपीएस ही कहना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बैच 33 के ईपीएस के अंदर ही आ जाए, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ से बैच 33 को चूज़ कर लिया। नेक्स्ट कर दिया तो वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट की आईडी बताई जाए। प्रोजेक्ट की आईडी, अगर आप कंसल्टेंट, अभी हमने पहले एज्यूम करना है कि आप सब लोग कॉन्ट्रैक्टर में हैं और आपका आज डे 1 है और आपको प्लानिंग इंजीनियर के काम सौंप दिए गए हैं, और आपने प्लानिंग इंजीनियर का जो प्लानिंग पैकेज है वो क्रिएट करना है। तो जो पहला स्टेप है वो आपका स्केड्यूल प्रेपरेशन है। ठीक है, तो वो हम अभी ईपीएस बनाया, अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जो आपको आईडी है ये भी कंसल्टेंट से मिलेगी, कि जो भी उस प्रोजेक्ट की आईडी होगी, बिकॉज उनके अपने ईपीएस के हिसाब से हर प्रोजेक्ट की आईडी डिफरेंट होती है। तो वो आपको देगा कंसल्टेंट। जो नाम है वो आप रख सकते हैं। लेट सपोज हम कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, फोर सीजन, जो कि सऊदीया का ही प्रोजेक्ट है, हम उसी को बना लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं तो आ जाता है कि अब आसपास प्लान स्टार्ट डेट क्या है और मस्ट फिनिश बाय डेट। ठीक है, तो आपने जो है वो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट देनी है। तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि जो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट होगी हमारी, वो हमें कहाँ से मिलेगी, और हम कहाँ से अपनी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट को देख सकते हैं। बहुत से लोगों को आइडिया होगा, जिनको नहीं आइडिया तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। कि प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि हम प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, हमें प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कहाँ से मिलती है, जहाँ से हम देख के इसको लिखते हैं यहाँ पे। जी, समीर साहब कह रहे हैं क्लाइंट और कंसल्टेंट। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वर्क ऑर्डर से, ठीक है। तला तारिक साहब कह रहे हैं क्लाइंट विल गिव द स्टार्ट डेट, क्लाइंट विल गिव द स्टार्ट डेट बट इन विच डॉक्यूमेंटेशन। जी, अवैस आगे सब कह रहे हैं कि फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। जी, दो लोगों ने इसका सही जवाब दिया। प्रोजेक्ट स्कोप में भी मेंशन होती है। आपका जो स्कोप है वो कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नहीं होगा, आपको डिफरेंट जगहों से स्कोप को कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट विल गिव द स्टार्ट एंड द फिनिश डेट, आई थिंक। ठीक है, नाज़र साहब कह रहे हैं कि फ्रॉम किक ऑफ मीटिंग। जी, किक ऑफ मीटिंग की बात हुई और हम किक ऑफ मीटिंग के ऊपर ही आते हैं। इस तरह ही जो है वो डिफरेंट डिस्कशंस का जो है वो दरवाज़ा खुल जाता है, और इस तरह ही हम सेशन को लेकर चलते हैं यूजली आगे। तो बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए, और इसके ऊपर हम आते हैं किक ऑफ मीटिंग के ऊपर कि किक ऑफ मीटिंग क्या होती है। पहले आपको मैं बता दूं कि जो स्टार्ट डेट है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से मिलती है। कि वहाँ पे आपका कमेंसमेंट लेटर अगर इशू हो गया तो आपको कमेंसमेंट लेटर से मिल जाएगी। और एक होती है एनटीपी, नोटिस टू प्रोसीड, अगर आपको वो लेटर मिल गया तो वहाँ से आपकी स्टार्ट डेट आ जाएगी।
तो स्टार्ट डेट आपको कुछ लोगों ने कहा कि कंसल्टेंट या क्लाइंट देगा, तो बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में अगर लिख दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कमेंसमेंट लेटर या फिर एनटीपी के अंदर इस बारे में लिखा जाता है। फ्रॉम एलओए जी, एलओए से भी आपको मिल जाती है। तो देर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के जिसके अंदर भी आपको डेट मिल जाए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो स्टार्ट डेट है वो आपने वहाँ से लेनी जहाँ से हमने अभी डिस्कशन कर ली है। जी आपको एक होता है कमेंसमेंट लेटर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो आपको जो स्टार्ट डेट है, पहले इसको मैं ख़त्म कर लूँ, वो आपको मिलेगी आपके प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट मीन कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी, या आपको एनटीपी से मिल जाएगी, या आपको कमेंसमेंट लेटर से मिल जाएगी। तो इन्हीं जगहों से आपको, या एलओए से भी मिल जाएगी, तो सब जगहों से आपको स्टार्ट डेट मिल जाती है। तो आपने जो है वो जी जबार अली कह रहे हैं प्रोजेक्ट चार्टर से। जी प्रोजेक्ट चार्टर जो है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें आपको डेट अक्सर नहीं दी जाती। आपके पास जो है वो स्टार्ट डेट आ जाएगी आपके एनटीपी से, जो हमने बातें की। अब फिनिश डेट कहाँ से आती है ये भी आप मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। एक इंसान ने, एक पार्टिसिपेंट ने पहले ही इसका आंसर दे दिया था कि ये जो है आपके ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट से आती है। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 मंथ का है तो आप स्टार्ट डेट में 6 मंथ को ऐड करेंगे, तो आपके पास फिनिश डेट भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूरेशन क्या है प्रोजेक्ट की। हम एक डिटेल आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी स्टडी करेंगे, ताकि उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, हम सब पे आते हैं बारी बारी, वन बाय वन। तो मस्ट फिनिश पे आपके पास डेट जो है वो आ जाती है। बट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने कभी भी जब प्रोजेक्ट बनाना है इनिशियल स्टेज पे, आपने मस्ट फिनिश डेट को नहीं डालना। बिकॉज वी वांट कि हमारी लॉजिक और एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो है वो एक डेट निकालें। अगर तो वो डेट हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल फिनिश डेट से आगे है, तो हम कुछ एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन कम करेंगे, या फिर हम कुछ लॉजिक्स को चेंज करने के साथ प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को उस डेट पे ले आएंगे जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल फिनिश डेट थी। ठीक है, सो वी वांट के हमारा जो रिलेशनशिप्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो फिनिश डेट को लेके आएँ, ना कि हम ज़बरदस्ती उसमें डाल दें। तो इसलिए आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर आपने इस डेट को नहीं डालना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट फॉरवर्ड पास से एक डेट को निकाले। फॉरवर्ड पास में क्या है कि आपका एक पास लगता है फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास, जिसमें आपके अर्ली फिनिश या लेट फिनिश डेट्स को यूज़ किया जाता है। तो वो जब मैं आऊँगा सीपीएम पे, तो आपको उसका मैं बताऊँगा, अभी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। फिलहाल आपने ये रखना है कि आपने मस्ट फिनिश डेट को नहीं डालना। ठीक है, हर चीज़ जो है जिस टाइम पे उसकी बात होनी चाहिए उसी टाइम पे हम बात करेंगे। अक्सर लोग जो कि फिजिकल सेशन हमारे होते थे, वो काफ़ी बार बार क्वेश्चन पहले पूछ लेते थे। तो जो कि एक्सप्लेन करने का ये नहीं होता था नुकसान, कि बाकी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि बात हुई क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपल रखेंगे अभी इसको, और हम यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया जिसका हमने नाम रखा था फोर सीज़न। तो हमने एक ईपीएस बनाया और हमने एक प्रोजेक्ट को बना दिया। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंडसेट, अगर तो आपका माइंडसेट प्लानिंग की तरफ मूव नहीं हुआ, तो आपको प्लानिंग करते हुए, स्केड्यूल बनाते हुए बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश करनी पड़ेगी। तो आपका जो माइंडसेट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्लानिंग की डोमेन के ऊपर शिफ्ट हो जाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, आपको चीज़ें बेहतर समझ आ रही होंगी। बट आपने जो है इस सेशन को फिर भी अटेंटिवली सुनना है, क्योंकि हम किसी पॉइंट के ऊपर भी एडवांस लेवल के ऊपर जा सकते हैं, जो कि मसला हो जाएगा अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे। तो हम बात कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट की। तो मुझे बताएं कि आपने एक चीज़ बनानी है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो मुझे क्या पता चलेगा कि, और मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्या है? क्या वो ऑयल एंड गैस का है, या वो कोई बिल्डिंग का है, या वो कोई रोड का है, या आपका किसी भी डॉक बनानी है आपने किसी भी शोर के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो असल में है क्या? व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, कि आपका प्रोजेक्ट है कि आपको कहाँ से पता लगेगा? वी नीड टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, तो उसके बाद आपकी ड्यूटी शुरू होगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के प्लानिंग इंजीनियर हैं, भी आपने वही एज्यूम करना है कि आप वही हैं। ठीक है, तो उसने तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो उसने देनी थी, लेकिन वो क्या इन्फॉर्मेशन है? फॉर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, अली तारिक साहब कह रहे हैं कि फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट से हमें इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाएगी। हम पहले कॉन्ट्रैक्ट को ही देख लेते हैं, अच्छा बाकी भी मैसेज देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं नेचर ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट। अगर तो स्कोप डॉक्यूमेंट बना हुआ है दैट इज़ गुड, बट अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ये नहीं दिया जाता। जी मोहित हसन कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, जी स्कोप हमने अभी निकालना है। तो हम किन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए स्कोप को सेट करवाएंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन। जी कॉन्ट्रैक्ट से निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का आंसर आ चुका है। इसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क, जी स्कोप ऑफ वर्क तो हमने निकालना है। तो हम किन चीज़ों को यूज़ करते हुए स्कोप ऑफ वर्क को यूज़ कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं? वो कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है कि जिसके थ्रू हम स्कोप को निकाल सकते हैं?
जिनका भी अगर कोई गलती से बाय मिस्टेकनली सेशन क्लोज हो जाए, वो सेम लिंक पे क्लिक करके दोबारा से भी आ सकते हैं। जी, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स की बात की है आपने, नीचे को लिखा होता तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो हमारा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? ठीक है, बिडिंग डॉक्यूमेंट आपने अच्छी बात की है, बट इसमें हमारा कौन सा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो हमें देगा? जी, आगे आंसर नासिर साहब ने बता दिया कि बीओक्यू हमारे पास चाहिए होगा। तो मैं एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं आपको वही बता रहा हूँ। बिल ऑफ क्वांटिटी। एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको नहीं, जो भी इसका भी माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। जी, रफीक साहब कह रहे हैं क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जी, क्लाइंट रिक्वायरमेंट तो हमें किसी फॉर्म में मिलेगी, तो वो किस फॉर्म में मिलेगी हमें? टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर भी यू हैव डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं कि ये पहला तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होगा बीओक्यू। प्रोजेक्ट प्रपोजल, जी ये तो आपका स्टार्ट में बनेगा जिस टाइम पे आपका इंजीनियरिंग एस्टिमेट वाला स्टेज होगा। तो प्रपोजल भी आपका एक किसी हद तक हो सकता है, लेकिन आपको उस प्रपोजल से सिर्फ एक फैसिलिटी का नाम पता चलेगा या कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका भी चैट बॉक्स डिसेबल है, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। व्हाट्सएप पे मैं मैसेज साथ साथ देख रहा हूँ। ठीक है। जो थर्ड चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ड्राइंग्स है। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, किस फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, किस फ्लोर के ऊपर आपका सिनेमा बनना है। अगर आपकी ऑयल एंड गैस है तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने आपने बेस स्टेशन बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी फाउंडेशन आ रही हैं, कहाँ पे आपके सिविल वर्क्स हैं, कहाँ पे आपके मैकेनिकल रूम्स बनने। हर चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी ड्राइंग से आ जाएगी। ड्राइंग के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्पेसिफिकेशन है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, मोस्टली एमईपी के इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं, बेशक वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या बेशक वो सऊदीया हो या गल्फ कंट्री कोई भी हो, हर जगह पे इंपोर्ट ही होते हैं आपके। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं, कि जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी आइटम्स इंपोर्ट होनी है। सो ये जो आपके पास से चार एलिमेंट्स हैं, इन्हीं चार एलिमेंट्स को देख के आपने अपने स्कोप को एक्सट्रैक्ट करवाना है। जब आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे ब्रीफली, तो आपको अपने प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू बिल्ड। आप उस पूरे प्रोजेक्ट को परसीव कर सकेंगे कि आपने क्या चीज़ क्रिएट करनी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एज अ प्लानिंग इंजीनियर, कि आपने पहले फोर्सी कर लेना है और समझ लेना है कि आपने क्या फैसिलिटी बनाना चाह रहे हैं। तो इसको मैंने स्लाइड में भी डाल दिया ताकि आपको इजीली याद भी रह जाए और आपके पास रिकॉर्ड सेव भी हो जाए। जी, मैंने सबकी चैट्स खोली हुई हैं, तो किसी की भी मैंने अनलॉक नहीं की हुई या लॉक नहीं की हुई। तो जिसकी नहीं हो रही, आई गेस कि आप लोगों का कोई भी इश्यू हो सकता है इन योर मोबाइल, आप उसको चेक करें। लेट्स हैव अ 5 मिनट ब्रेक, और फिर आप मुझे बताएं कि कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट से हम क्या क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो लेट्स रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक।